आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनुकूलन स्तर तथा पारिस्थितिकी, एडाप्टेशन लेवल एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड या इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें यह बताया गया है कि जो अस्तित्ववाद है, अस्तित्ववाद ने माना कि पर्यावरण का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, ना ही उसका कोई अस्तित्व है। पर्यावरण का अस्तित्व या पर्यावरण का अर्थ तब सामने निकल के आता है जब वहां पर मानव की उपस्थिति हो। क्योंकि मानव ही है जिसने पर्यावरण के अस्तित्व को पहचाना है। यहाँ पर देखें, बताया जा रहा है कि पर्यावरण मनुष्य पर प्रभाव डालता है तथा मनुष्य अपने ज्ञान, वैज्ञानिक विकास तथा नवीन खोजों के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर लेता है। मतलब पर्यावरण मानव पे प्रभाव डालता है और मानव उसमें परिवर्तन करता है, लेकिन इन परिवर्तनों के बावजूद भी जो जलवायु है, मौसम है, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी मानवीय कार्य क्षमताओं और कार्यकुशलताओं पर प्रभाव डालते हैं। जैसे मानव ने बहुत कुछ चेंजेस कर लिया है, लेकिन कई बार जो पर्यावरण में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं कि मानव न चाहकर भी उनसे प्रभावित हो जाता है और उसका इफेक्ट उसके कार्यक्षेत्र पर फिर दिखाई देता है। जैसे आप देखें कि मानव बहुत आगे निकल चुका है, वो आधुनिक जहाज, आधुनिक यंत्र, सारी चीजें उसने बना लिया है, लेकिन कई बार कुछ पर्यावरणीय बदलाव ऐसे होते हैं कि तूफान, सुनामी, ये सारी चीजें मानव को प्रभावित करती हैं। या अभी वर्तमान में बात करें तो कोरोना की वजह से क्या हुआ, मानव की कार्य क्षमताएं काफी ज्यादा प्रभावित हुई। तो इस तरीके से पर्यावरण मानव के ऊपर प्रभाव डालता रहता है और मानव भी उसमें चेंजेस करने का, उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करता रहता है। इन्हीं चीजों को हम मानव पारिस्थितिकी के नाम से भी जानते हैं। अब देखा जाए तो दोनों में आपस में द्वंद्व चल रहा है, इसीलिए कहा गया कि मनुष्य भौतिक पर्यावरण से द्वंद्व करता है। और इसी चीज को डार्विन ने भी अपने सिद्धांत में बताया। डार्विन ने बताया था कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करना, और उसमें बचेगा कौन? जो शक्तिशाली होगा वही जीवित रहेगा, जो फिट होगा वही जीवित रहेगा। तो मानव और प्रकृति के बीच में पारस्परिक संबंध है, जो कि मानव की तरफ से देखा जाए तो एक संघर्ष के रूप में भी देखा जा सकता है कि मानव पर्यावरण में परिवर्तन करके पर्यावरण में कई बार परिवर्तन करता है और कई बार पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालकर
पर्यावरण के मुताबिक अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। यहाँ पर देखें, आगे बताया जा रहा है कि मनुष्य को अपने पर्यावरण से समायोजन स्थापित करना ही होता है। मनुष्य के विचार, चिंतन, जीवन शैली, प्रस्तुति, दर्शन, साहित्य, लेखन सभी भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। इन सभी के ऊपर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है और मानव अपने भौतिक पर्यावरण के साथ कैसे अनुकूलन स्थापित करता है, जो उसका भौतिक पर्यावरण है उससे वो कैसे समायोजन स्थापित करता है, उसके लिए यहाँ पर 4 आयामों की व्याख्या की गई है। यहाँ पर 4 होगा, ये गलती से 5 लिख गया है। इसमें देखें, इसमें पहला है आपका पर्यावरणीय आयाम, इन्वायरमेंटल अप्रोच। दूसरा संभावनावाद आयाम, पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच। तीसरा है आपका आर्थिक आयाम, इकोनॉमिक अप्रोच। और लास्ट है आपका धार्मिक आयाम या रिलीजियस अप्रोच। अब पर्यावरणीय आयाम यानी इन्वायरमेंटल अप्रोच का यह मानना था कि भौतिक पर्यावरण का मानव तथा उसकी क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। मतलब ये चीज अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन में या इंटर में किसी का ज्योग्राफी रहा होगा या भी है तो उसको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आएंगी, क्योंकि ज्योग्राफी में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो पर्यावरणीय आयाम में क्या मानना था कि पर्यावरण अब ही सब कुछ है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। मनुष्य की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब पर्यावरण के अधीन है, पर्यावरण के कंट्रोल में है। मनुष्य की शारीरिक संरचना, मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्रियाएं, ये सभी चीजें पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होती हैं और मनुष्य पर्यावरण से समायोजन स्थापित करके इसमें रह सकता है। मतलब अगर मनुष्य को रहना है तो मनुष्य को अपने पर्यावरण से अनुकूलन तथा समायोजन स्थापित करना ही पड़ेगा। ये किसका मानना था? ये मानना था एनवायरमेंटल अप्रोच या पर्यावरणीय आयाम का। दूसरा जो अप्रोच था वो था संभावनावाद आयाम। अब संभावनावाद में यहाँ पर थोड़ा सा बीच का रास्ता अपनाया गया। बीच का रास्ता मतलब ऊपर क्या बताया गया कि पर्यावरण ही सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भौतिक पर्यावरण मानव तथा उसकी क्रियाओं को प्रभावित करता है। यह सत्य है कि वो प्रभावित करता है, परंतु यह भी संभावना है कि मनुष्य भी पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित कर लेता है और उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करता है। इसके अंतर्गत मानव तथा पर्यावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया तथा मनुष्य का प्रकृति के साथ सहयोग का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया? मतलब पर्यावरण का तो प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन पर्यावरण के प्रभाव के साथ साथ मनुष्य भी उसमें अंतःक्रिया करता है उससे, और उसका प्रभाव भी पर्यावरण पर पड़ता है। यह मानना था संभावनावाद का। इसके बाद आर्थिक आयाम की बात करें, इकोनॉमिक अप्रोच की बात करें, तो इनका मानना था, इस आयाम की अवधारणा है कि मनुष्य धन अर्जन हेतु धन या अर्थ अर्जन भी कह सकते हैं, मतलब अर्थ एक तरीके से धन को ही अर्थ भी कहा गया है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि मनुष्य अर्थ अर्जन हेतु प्राकृतिक संसाधनों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर रहा है। जैसे वो क्या करता है, आप देखें कि मनुष्य जमीन से खनिज खोदता है, खनिज निकालता है और उनको फिर बेचता है, तो उससे क्या हो रहा है, उसको अर्थ की प्राप्ति तो हो रही है। अर्थ जिसे हम धन के रूप में जानते हैं, उसकी प्राप्ति होती है उससे। इसके साथ साथ नई नई तकनीकों का विकास,
औद्योगिकरण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का व्यक्ति क्या कर रहा है, दोहन कर रहा है। और यहाँ पर सबसे जो खराब बात है वो ये है कि इस दोहन के दौरान व्यक्ति पर्यावरण की गुणवत्ता का ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो ये नहीं ध्यान दे रहा है कि जो हम लगातार प्रकृति का दोहन कर रहे हैं उससे पर्यावरणीय गुणवत्ता का विनाश हो रहा है, उसमें कमी आ रही है, जिसकी वजह से प्राकृतिक संतुलन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही उपयोग किया जाए जितना कि आवश्यक हो। लेकिन आज के समय पर आप देखें तो बहुत से देश ऐसे हैं, खासकर विकसित देश, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने भंडार भरने के लिए, इकट्ठा करने के लिए प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं, जो कि आगे चलकर एक खतरनाक स्थिति का रूप ले सकती है। धार्मिक आयाम की बात करें, रिलीजियस अप्रोच की बात करें, तो इस अवधारणा का मानना यह है कि प्रकृति की सभी वस्तुएं मनुष्य व अन्य जीवधारियों के लिए उपयोग के लिए उत्पन्न की गई हैं। मतलब प्रकृति में जो भी चीजें हैं उनका उपभोग मनुष्य और जीव जंतु करते हैं। और वैदिक काल से ही, अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो वैदिक काल में पर्यावरण संतुलन को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था। और उसी के लिए आपने पहले भी देखा है कि इसमें बताया गया था कि पशुओं, पक्षियों, पेड़ पौधों को पूजा की सामग्री माना गया था, जिससे कि वहां पर एक बैलेंस बना हुआ था। वहां पर पशुओं को हानि नहीं पहुंचाया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि किसी न किसी देवता के वाहन हैं। और इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने आचरण को प्रकृति के अनुसार परिवर्तित करे, उसका संरक्षण करे, क्योंकि उसको संरक्षण करना ही, प्रकृति का संरक्षण करना ही मनुष्य का धर्म है। और इस संरक्षण के द्वारा ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह निकल कर आता है कि मनुष्य को चयन करने की यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता है। वो चाहे तो प्रकृति के साथ संतुलन करके चल सकता है, चाहे तो उसको दोहन करके अपने विनाश की जो तिथि है उसको और पहले ही ला सकता है, क्योंकि प्रकृति एक निर्देशक है और बुद्धिमान व्यक्ति प्रकृति का अनुसरण करके उससे अनुकूलन स्थापित करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।